हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। साथ ही डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये शादी संपन्न हुई और आज से आप तमोवर की महारानी हैं। शादी के रस्म के बाद आप तमोवर के रिवाज के मुताबिक अपने पति के सामने झुकेंगी और फिर उनके दोनों हाथों को चूमेंगी। शादी करवा रहे पुजारी ने कुछ रटी रटाई लाइनों को दोहराया। ये शादी तमोवर के शाही रीति रिवाजों के हिसाब से हो रही थी। उसकी बात को सुनकर आसपास के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ को उस पर दया आ रही थी तो कुछ मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। वहीं दुल्हन बनी सारा ने नजर उठाकर एक बार उन सब की तरफ देखा। शादी में शामिल हुए मेहमानों की आंखों और बाकी हाव भाव से साफ हो रहा था कि वो सारा का मजाक उड़ा रहे हैं। शादी करवा रहे पुजारी की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। आज तक उसने ये अनोखी शादी नहीं देखी थी। सारा ने भी नजरें झुका ली थीं। उसकी शादी जरूर हो गई थी, लेकिन आखिरी रस्म करने के लिए तो उसका पति मौजूद ही नहीं था। उसकी शादी तमोवर के राजा की तलवार के साथ हुई थी। सारा ने गहरी सांस ली। वो सबके सामने इस तरह खुद को शर्मिंदा नहीं होने दे सकती थी। उसने अपनी नजरें उठाईं और उन सब की तरफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराकर देखा। उसके चेहरे पर स्माइल देखकर उसकी सौतेली बहन ने सिर हिलाकर अपने दूसरे भाई से कहा, ये लड़की पागल हो गई है। यहाँ लोग इसकी इंसल्ट कर रहे हैं और ये ऐसे जाहिर कर रही है जैसे इसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। तुम इसे जज मत करो। इसे इस तरह सबका अपमान सहने की आदत है। शाही खानदान के नाजायज बच्चे इसी दिन के लिए पाले जाते हैं जब वो किसी समझौते के तहत अपने साम्राज्य के काम आ सकें। उसके भाई ने उसे समझाया। वहीं पास में उनकी एक और बहन खड़ी हुई थी। वो बोली, हाँ, इससे शादी के बाद हमारी पृथ्वनिक हमेशा के लिए उन लोगों से सुरक्षित हो जाएगी। बदले में छोटी मोटी कुर्बानी दे दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, सारा की शादी एक समझौते के तहत हो रही थी, जिसके बाद उनका साम्राज्य पृथ्वनिक तमोवर नामी साम्राज्य के खतरे से आजाद होने वाला था। इस शादी से हर कोई खुश था सिवाय सारा के। उसने एक नज़र अपनी इकलौती दोस्त हिना की तरफ देखा जो उसकी उम्र की ही थी। हिना ने उसे आंखों आंखों में तसल्ली दी, जिसके बाद सारा वहां मजबूती से खड़ी थी। आज उसका 19वां जन्मदिन था और पृथ्वनिक के कानून के हिसाब से वो आज अडल्ट हो गई थी। आज ही के दिन उसकी शादी हो गई थी। अचानक सारा के दिमाग में लगभग 10 दिन पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं जब पहली बार उसे इस समझौते का पता चला था। सारा पृथ्वनिक के किंग वचन की दासी की बेटी थी। सारा अपने अस्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ थी कि वो बस एक रात की गलती थी और कुछ नहीं। सारा मुख्य महल में रहने के बजाय महल के आसपास बने छोटे घरों में से एक घर की तीसरी मंजिल पर रहती थी। उसके घर के आसपास की जगहों पर राजा की बाकी नाजायज संतानें महती थीं। आज तक वो अपने पिता से कभी नहीं मिली थी। हाँ, दूर से उन्हें बहुत बार देखा था। वो हमेशा की तरह खोई हुई अपनी पेंटिंग करने में बिजी थी। तभी उसकी दोस्त हिना दौड़ते हुए उसके पास आई। सारा, सारा, तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ पेंटिंग करने में बिजी हो और वहाँ तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जल्दी से खुद का हुलिया सही करो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई कलर करने वाली मिस्त्री हो। हिना ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा। हिना ने एक नज़र सारा के चेहरे की तरफ देखा। उसके खूबसूरत गोरे चेहरे पर जगह जगह रंग लगा हुआ था। उसकी सुनहरी चमकने वाली एम्बर आईज देखकर लगता था मानो खुद सूरज उसकी आंखों में चमक रहा हो। छोटा सा नाक और उस पर बराबर उभरे हुए खूबसूरत गुलाबी होंठ। अगर सारा महल की दासी की बेटी नहीं होती तो वो सब राजकुमारियों में सबसे खूबसूरत होती। परफेक्ट फिगर, 5 फुट 4 इंच हाइट और सफेद चमकता चेहरा जिस पर उसके होंठों के ऊपर एक तिल 4 चांद लगाता था। तुम फिर से मेरे साथ मजाक करने के लिए आ गई। तुम्हें पता है कि मुझे उन्हें पिताजी तक कहने का हक नहीं है। वो भला मुझसे मिलने के लिए क्यों आएंगे? आज से पहले तो नहीं आए। सारा ने अपनी सुनहरी आंखों से उसे घूरते हुए पूछा। उसके दोनों हाथ अपनी कमर पर थे। मैं सच कह रही हूँ और उन्होंने ही मुझे तैयार रहने के लिए कहा है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। पागल लड़की, जाकर जल्दी से कपड़े बदलो। हिना ने उसे पकड़ा और जबरदस्ती उसके कमरे में लेकर गई। सारा का कमरा बाकी राजकुमारियों की तरह नहीं था। वहाँ बस एक क्वीन साइज बेड, अलमारी और साइड में किताबों की शेल्फ बनी हुई थी। सारा ने अपनी अलमारी खोली। उसके पास कोई भी सुंदर महंगी ड्रेस नहीं थी जिसे पहनकर वो अपने पिता के सामने जा सके। पिछले साल उसने एक ब्लू कलर का गाउन खरीदा था। सारा ने उसे ही पहन लिया। उसने जल्दी से अपना मुंह धोया और बालों को पीछे चोटी में बांध दिया।
उसके भूरे सुनहरे बालों की चोटी उसके कंधों से थोड़ी ही नीचे तक थी। सारा ने एक नज़र खुद को आईने में देखा और कहा, क्या उन्हें मुझसे कोई काम होगा? अचानक मेरी याद क्यों आई होगी? उम्मीद है हिना ने उनके स्वागत की तैयारी कर ली होगी। सारा वहां खड़ी राजा के आने का कारण सोच रही थी। तभी एक दासी दौड़कर आई और उसे राजा के आने की बात बताई। महाराज वचन के आते ही सारा जल्दी से बाहर बने आंगन में चली गई। उसने एक नज़र राजा की तरफ देखा, जो उम्र में 50 के आसपास थे। उनके बाल भी सारा की तरह सुनहरे भूरे रंग के थे। बालों के पीछे चोटी बनी हुई थी और उनकी गहरी मूंछें उनके रौब का प्रतीक थीं। सारा ने मुस्कुराकर उनके सामने अपनी गर्दन झुका ली। वचन चलकर उसके पास आया और सारा के बालों पर हाथ रखा। कुछ ही दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है, तुम वयस्क होने वाली हो, किंग ने कहा। सारा के आंखों के कोने में मुस्कुराहट तहराई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था किंग को उसका जन्मदिन याद था, पर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। अब तुम शादी लायक हो गई हो। तुम्हारे अंदर भले ही एक दासी का खून दौड़ रहा हो, लेकिन तुम हमारी जिम्मेदारी हो। हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है और जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन है उसी दिन तुम्हारी शादी होगी, किंग वचन ने बताया। इसी के साथ सारा और हिना दोनों ही समझ गए थे कि वो वहां क्यों आए होंगे। सारा मानो अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसे ऐसा हक नहीं चाहिए था। हिना ने उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ा ताकि सारा अपने गुस्से पर काबू रख सके। तुम्हारे लिए एक गवर्नेंस रख दी जाएगी जो तुम्हें एक राजकुमारियों की तरह रहना सिखाएगी। उसकी किसी भी बात को टालना मत और जल्दी ही सीखना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। किंग ने अपनी आखिरी लाइन भी बोल दी थी और फिर वहां से जाने लगा। वो उसी काम के लिए वहां आया था। अचानक सारा ने पीछे से तेज आवाज में कहा, लेकिन मेरी शादी किससे हो रही है? मुझे ये जानने का हक है। सारा ने पूछ तो लिया था, लेकिन इस तरह जबान लड़ाना किंग के साथ बदतमीजी मानी जाती थी। उसके पूछते ही हिना ने उसे आंखें दिखाईं और चुप रहने का इशारा किया। तब तक किंग उसकी तरफ पलटे। उनकी आंखों में गहरे गुस्से के भाव थे। तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें पहले बता दिया है। तुम्हारा बस इतना ही हक था, उसके अलावा और कुछ नहीं, किंग वचन ने सख्ती से कहा। माफ कीजिए पिताजी, मैं बस अपने होने वाले पति का नाम जानना चाहती हूँ, सारा ने इस बार थोड़ी दबी आवाज में कहा ताकि उसकी बातें बेअदबी ना लगें। ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा? कौन सा तुम यहाँ आसपास के सभी साम्राज्य और कुलीन परिवारों को जानती हो? किंग वचन ने सिर हिलाकर कहा। सारा की नजरें झुक गई थीं। उसने राजा से कुछ नहीं कहा, लेकिन पढ़ाई करते वक्त उसने सभी आसपास के साम्राज्य और कुलीन परिवारों के नाम याद कर लिए थे, ताकि कभी उनके सामने जाना पड़े तो वो उन्हें पहचान सके। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी शादी तमोवर के किंग आरंभ के साथ तय की गई है। राजा ने उसे नाम बताया और फिर वहां से चले गए। तो वहीं तमोवर और आरंभ का नाम सुनकर सारा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी हालत इस वक्त ऐसी हो गई थी मानो काटो तो खून नहीं। वो रोते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी। हिना को उसके इस रवैये का कारण पता नहीं चला, लेकिन तमोवर की सच्चाई क्या थी ये सारा अच्छे से जानती थी। वो मेरी शादी उनके साथ कैसे तय कर सकते हैं? अपने फायदे के लिए मुझे नीलाम करने जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि तमोवर में इंसान नहीं, वैम्पायर रहते हैं। वो मेरी शादी रक्त पीने वाले पिशाचों के राजा के साथ करने वाले हैं। सारा ने मन ही मन कहा और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। हेलो रीडर्स, ये मेरी पहली कहानी है और मुझे लिखने का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज आप मुझे फॉलो करें और मुझे सपोर्ट करें। पढ़ने के बाद रेटिंग देकर कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। साथ ही डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारा के पिता महाराज वचन, जो आज तक उससे मिलने के लिए नहीं आए थे, वो अचानक आज सारा से मिलने उसके साधारण से घर में पहुंचे। हालांकि सारा उनकी ही बेटी थी, लेकिन आज वो पहली बार पिता से आमने सामने मिल रही थी। जल्द ही सारा को उनके वहां आने का कारण पता चल गया था। वचन ने सारा की शादी तमोवर के किंग के साथ तय कर दी थी और उसके इस जन्मदिन पर उसकी शादी होने वाली थी। सारा ने किताबों के जरिए आसपास के साम्राज्य और उनके राजाओं के बारे में काफी कुछ पढ़ा था। तमोवर वैम्पायर सिटी था। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी शादी एक वैम्पायर से होने वाली है, सारा अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी थी। उसकी दोस्त हिना को उसके रोने का कारण नहीं समझ आया।
वो सारा को शांत करवाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि अभी तुम बहुत छोटी हो, शादी की सही उम्र भी नहीं है, पर तुम्हारी शादी एक राजा के साथ होने वाली है। वो तुम्हें प्यार से रखेगा। तुम इन घुटन भरी दीवारों से बाहर निकल पाओगी। हमेशा से तुम्हारा सपना था कि तुम खुद ही हवा में सांस लो। सारा, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, फिर तुम रो क्यों रही हो? सारा ने भीगी पलकों से हिना की तरफ देखा और ना में सिर हिलाकर कहा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ हिना। हिना हैरानी से सारा की तरफ देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सारा को समझाते हुए कहा, सारा, हर राजा क्रूर नहीं होता है। तुम्हें ये क्यों लगता है कि वो तुम्हारे साथ मारपीट करेगा? मेरे साथ मारपीट नहीं करेगा, बल्कि जान से मार देगा। तमोवर में रात के राजा रहते हैं। रात के राजा किसे कहते हैं पता है ना? वैम्पायर। तमोवर के लोग आम प्राणी नहीं हैं, वो वैम्पायर हैं। सारा ने सुबकते हुए हिना को बताया। हिना को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सच में उसका बाप बहुत निर्दयी और घटिया था। आज पहली बार अपनी बेटी से मिलने आया, तो भी एक सौदे के लिए, वो भी कोई आम सौदा नहीं। हमेशा से पृथ्वीनिक और आसपास के क्षेत्रों पर वैम्पायर का खतरा मंडराता रहता था, तो उन्होंने इस तरह उसे खतरे से निपटने का रास्ता निकाला था। सब ठीक हो जाएगा सारा, वो तुम्हें नहीं मारेगा, तुम उसकी क्वीन बनने वाली हो। इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी हिना सारा को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। सारा की माँ उसे बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। वहाँ रहने वाली सहेलियों और उसकी माँ की सहेलियों ने उसे बड़ा किया। उसे कभी एक राजकुमारी के हक नहीं मिले थे, फिर भी सारा को तसल्ली थी, पर आज उसके सारे सपने एक पल भर में टूट कर रह गए थे। सारा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। पहले ही उसे राजकुमारी वाली जिंदगी ना मिली हो, लेकिन वो एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सपने देखे थे। हर एक कला और चीज को चाव से सीखा। वचन ने एक झटके में सारा के सारे सपनों को चूर चूर कर दिया था। अब तो सारा को अपने सामने सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। सारा ने गहरी सांस ली और फिर हिना की तरफ देखा। वो जल्दी से बोली, मुझे मरना नहीं है हिना, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ से भगा दो, फिर कोई शादी नहीं होगी। हिना इस बात का कोई जवाब देती, उससे पहले 2 सैनिक वहां पहुंच चुके थे। इनमें से एक सैनिक तेज आवाज में बोला, राजकुमारी, शादी हो जाने तक हम यहाँ आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। आज से पहले उसे किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई थी। मतलब साफ था कि राजा जानता था कि सारा इस शादी से इनकार कर देगी या भाग जाएगी, इसलिए उसने पहले ही वहां कड़ा पहरा लगा दिया था। अब सारा के पास बचने का कोई तरीका नहीं था। वहां कुछ दासियां भी पहुंच चुकी थी। उनमें से एक बोली, राजकुमारी, आपको इस तरह जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। राजकुमारियों का सबके सामने खुलेआम रोना ठीक नहीं है। सारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो पहले भी उससे मिली थी और आज तक उसने उसे राजकुमारी कहकर नहीं बुलाया था। अचानक से ही सब उसे इज्जत देने लगे थे। हिना ने सारा को उठाया और उसके कमरे में लेकर चली गई थी। सारा के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। वो कमरे में काफी देर तक रोती रही और इसी तरह उसे नींद आ गई थी। सारा के जुबान पर बस एक ही नाम था कि वो मरना नहीं चाहती है। सारा के सो जाने के बाद हिना उसके कमरे के बाहर आई तो कुछ नौकरानियां आपस में बातें कर रही थीं। वो आदमी सच में निर्दयी है, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी। हाँ, वो किसी और को भी चुन सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर सारा को चुना क्योंकि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बेचारी की खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बनकर रह गई। उनकी बातें सुनकर हिना उनके पास जाकर बोली, मुझे तो पहले से ही शक था कि उसका वो घटिया बाप उससे मिलने के लिए क्यों आ रहा है। मैं कुछ भी कहकर सारा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। गलती तुम्हारी भी है ना, तुम्हें उसे वो सब किताबें नहीं लाकर देनी चाहिए थी। एक नौकरानी बोली, मैं बस उसका दिल बहलाना चाहती थी, उसे किताबें पढ़ना पसंद है, तो मुझे लगा कि वैम्पायर और जादुई प्राणी उसे रोमांचित कर देंगे। बस यही सोचकर मैंने ऐसा किया, पर मुझे कहाँ पता था कि एक दिन वो अपने होने वाले पति से ही डर जाएगी। हिना ने सफाई दी। उन लोगों की आपसी बातचीत के बाद हिना सोने जा चुकी थी। अगली सुबह सारा की नींद टूटी। वो अभी भी उसे कल मिले झटके के बारे में भूली नहीं थी। सारा मायूस होकर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। सारा ने जानबूझकर उठकर दरवाजा नहीं खोला था। उसके दरवाजा न खोलने पर बाहर से तेज आवाज आई, राजकुमारी बाहर आइए, आपको सिखाने के लिए गवर्नेंस आ चुकी है, आपका इंतजार कर रही है।
सारा ने उनकी बातों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो किसी तरह की ट्रेनिंग ले। आज तक तो उसकी किसी ट्रेनिंग और पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा गया था। आज जब उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा था तो अचानक उन्हें उनकी ट्रेनिंग की फिक्र सताने लगी। सारा करवट लेकर दूसरी तरफ सो गई थी, लेकिन तभी अचानक वापस से फिर से एक तेज आवाज आई। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो हम महाराज को जाकर बता देंगे। अब तक सारा उनकी बातों को अनसुना कर रही थी, लेकिन राजा की धमकी देने पर वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई और बाहर निकली। वो लोग सारा को राजकुमारी जरूर बुला रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सारा के लिए कोई इज्जत नहीं थी। मजबूरी में सारा तैयार हुई और मुख्य महल में पहुंची। वहां एक बुजुर्ग महिला उसका इंतजार कर रही थी। सारा के आते ही वो उसे घूर कर देखने लगी। उसने सिर हिलाकर कहा, तो तुम हो वो जो तमोवर की रानी बनने वाली है। वो सारा को देखने लगी। उसका नाजुक शरीर और खूबसूरत त्वचा भले ही किसी वैम्पायर को अपनी तरफ आकर्षित कर दे, लेकिन वो उस भयानक जीव के सामने एक रात भी नहीं टिक सकती थी। ऊपर से उसकी शादी किसी आम वैम्पायर से नहीं, बल्कि वैम्पायर किंग से होने वाली थी। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानती हो? उस महिला ने पूछा। सारा ने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया था। उसे नहीं पता था कि सच में वैम्पायर किंग की पत्नी बनने के बाद उसे क्या करना था। वो एक आम शादी नहीं थी जहां अक्सर पति पत्नी के बीच प्यार भरे रिश्ते बनते हों और दोनों एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हों। वो उसे वैम्पायर्स के बारे में बताने लगी। रात के जीव वैसे नहीं होते जैसे ज्यादातर बातों और किताबों में बताया गया है। वे दिन में भी बाहर घूम सकते हैं, लेकिन वे ठंडी जगहों में रहना पसंद करते हैं जहां सूरज ज्यादा तेज न हो। वे हमारे जैसे ही खा सकते हैं, खेल सकते हैं, नाच सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें खून भी चाहिए होता है। कई वैम्पायर्स बोतलों में खून रखते हैं जिन्हें सप्लीमेंट्स के साथ मिलाया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन ज्यादातर शाही वैम्पायर्स सीधे अपने शिकार से खून पीते हैं और उनके लिए सबसे स्वादिष्ट व्यक्ति होती है उनकी पत्नी। उनकी आखिरी कुछ बातें सुनकर सारा की रूह कांप गई। इसका मतलब था कि वो सिर्फ उसके लिए एक चलती फिरती खून की बोतल थी जो अपने पति की प्यास बुझाने वाली थी। अब तक हिना की बातों ने उसे कुछ तसल्ली दे रखी थी कि उसका पति उसे प्यार से रखेगा, वो रानी बनेगी तो वो उसकी जान नहीं लेगा। लेकिन उस बूढ़ी महिला की बातों ने इस बात को साबित कर दिया था कि उसका काम क्या होने वाला है। वैम्पायर को सबसे ज्यादा अपनी पत्नी का खून पीना पसंद था, तो जरूर शादी की रात ही वो उसके साथ प्यार करने के बजाय उसका खून पीकर उसकी जान ले लेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। साथ ही डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारा की शादी तय हो गई थी, लेकिन उसे तमोवर की महारानी के तौर पर तैयार करना भी जरूरी था। इसके लिए महाराज वचन ने उसके लिए एक गवर्नेंस का इंतजाम किया था। वो एक बुजुर्ग महिला थी। सारा का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी उसे जबरदस्ती ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। जब उस बुजुर्ग महिला ने सारा को देखा तो उसे यही लगा कि वो लड़की एक दिन भी उनके आगे नहीं टिक पाएगी। उसके बाद वो बुजुर्ग महिला सारा को वैम्पायर के बारे में बताने लगी। जैसा बाकी लोग कहते थे, वे उनसे काफी अलग होते थे। वैम्पायर को खून पीना पसंद होता था, खासकर अपनी पत्नी का। ये सुनते ही सारा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सारा के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उस बुजुर्ग महिला ने कहा, उन्हें खून के अलावा और भी चीजें पसंद है, जैसे खूबसूरत लड़कियां, खूबसूरत कपड़े, लेकिन वो कपड़े जिनमें ज्यादा से ज्यादा शरीर दिखता हो। उन्हें अच्छा लगता है जब उनकी औरत उनकी हर बात मानती है। वो तेज आवाज में बात करना और जिद को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें उनके रहने सहने और खाने पीने के तौर तरीके सिखाऊंगी। उसी दिन से सारा की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। उसे खास यही सिखाया गया था कि उसे हर वक्त खूबसूरत लगना है, वरना वो कभी भी अपने पति का भोजन बन सकती थी। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान वो ज्यादातर डर कर ही रहती थी, और वो दिन आ ही गया था जब सारा का जन्मदिन था। उस दिन वो व्यस्क घोषित कर दी गई और उसी दिन उसकी शादी थी। शादी से पहले जब वो तैयार होने के लिए जा रही थी, तब उसका पिता उससे मिलने के लिए आया। वचन ने सारा के कंधे को सहलाते हुए शांति से कहा, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि तुम हमारे साम्राज्य में सुरक्षा लेकर आ रही हो। आज तक हम उनके खतरे के साए में जी रहे थे, लेकिन अब वो खुद हमारी रक्षा करेंगे। जवाब में बस सारा मुस्कुरा कर रह गई थी। उसके बाद वो हिना के साथ मुख्य महल में तैयार होने के लिए गई।
वहां उसने अपने सौतेले भाई बहनों को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उन सब के साथ उसकी पहली मुलाकात इस तरह होगी। उन सब की आंखों में उपहास के भाव थे। सारा के चेहरे पर नर्वसनेस देखकर हिना ने हल्के तरीके से कहा, अगर तुम इसी तरह परेशान होती रही तो शादी में बदसूरत लगोगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसका सामना कैसे करूंगी। क्या मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ? सारा ने अपनी बाजुओं को आपस में रगड़ते हुए कहा। उसके बाद सारा को तैयार करने के लिए ले जाया गया। वो उनके रीति रिवाज के हिसाब से गहरे लाल रंग के इवनिंग गाउन में थी, जिसका ब्राइडल वेल काफी लंबा था। उसे पहनने के लिए असली हीरे के गहने दिए गए थे। उसके बालों को सजाने के लिए सोने और हीरों से सजी हुई क्लिप लगाई गई थी। सारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वही सिर्फ खूबसूरत लग रही थी। कहा जाता था कि वैम्पायर भी दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत रहस्यमयी होता था। वे आसानी से किसी से मिलते नहीं थे। लोगों को यही गलतफहमी थी, वैम्पायर्स खूनखार होते हैं। किसी ने उन्हें ठीक से देखा नहीं था, तो उनके लिए वो बदसूरत खून पीने वाले प्राणी थे। आज सारा के साथ साथ बहुत से लोग आरंभ को पहली बार देखने का सोच रहे थे, लेकिन वो तो अपनी शादी तक में नहीं आया था और उसने अपनी तलवार भिजवा दी थी। आप बहुत खूबसूरत लग रही है राजकुमारी, उसे तैयार करने के बाद दासी ने कहा। सारा ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। एक राजकुमारी होने के तौर पर उसे हमेशा इतनी ही देखभाल और बाकी सब चीजें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने एक दासी की तरह अपनी जिंदगी बिताई थी। अब तुम मुस्कुरा दो। एक राजकुमारी के चेहरे पर इस तरह चिंता अच्छी नहीं लगती, खासकर उस दिन जब उसकी शादी होने वाली हो। हिना ने उसकी पीठ सहलाकर कहा। सारा की आंखों में आंसू आ गए थी, जिसे देखकर उसे सजा रही नौकरानी ने जल्दी से पूछा, क्या मैंने कोई कमी रख दी? आपको मेरा काम पसंद नहीं आया? सब ठीक है, सारा ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे अजीब लग रहा था। न जाने क्यों उस अनजान औरत को उसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन फिर भी सारा आज आखिरी बार इतने सारे इंसानों के बीच घिरी हुई थी। उसके बाद तो उसे वैम्पायर के साथ ही रहना था। सारा कुर्सी से उठ चुकी थी। गवर्नेंस उसके पास आई और बोली, विवाह का समय हो रहा है, आपको चलना चाहिए। लेकिन पिताजी कहाँ हैं? क्या वो मुझे लेने के लिए नहीं आए? सारा ने भारी आवाज में पूछा। रस्म के मुताबिक एक पिता ही अपनी बेटी को दुल्हन बनने के बाद दूल्हे के पास लेकर जाता था, लेकिन उसके पिता ने तो इतनी फॉर्मेलिटी करना भी जरूरी नहीं समझा। वो शादी में मेहमानों को देखने में व्यस्त है, आपको वहीं पर मिलेंगे, गवर्नेंस ने जवाब दिया और फिर सारा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। सारा के पीछे काफी सारी दासियां उसकी ड्रेस को संभालते हुए पीछे पीछे आ रही थी। जल्द ही सारा वेटिंग हॉल में पहुंच चुकी थी। ये वही दिन था जब सारा की शादी हो रही थी और अचानक सारा पुरानी यादों में खो गई थी। यहाँ आने पर सारा को पता चला कि आरंभ ने वहाँ खुद आने के बजाय अपनी तलवार को शादी के लिए भेज दिया था। उन सब की नजरें सारा का मजाक उड़ा रही थी। सारा ने अपनी ड्रेस का कोना पकड़ा और मन ही मन कहा, वैम्पायर कहीं का मर क्यों नहीं जाता? लेकिन वो तो मर नहीं सकता। अपनी ही शादी को भला कौन मिस करता है? बेवकूफ वैम्पायर। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े सारा मन ही मन आरंभ को गालियां दे रही थी। गवर्नेंस की ट्रेनिंग ने उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। वो जानती थी कि वो मरने वाली है, लेकिन फिर भी वो एक इज्जत की मौत मारना डिजर्व करती थी। इस बीच किंग वचन सारा के पास आए और उसका माथा चूमकर कहा, तुम एक अच्छी रानी बनोगी और मेरी यही कामना है कि तुम एक खुशहाल जीवन जियो। सारा को मन ही मन उनके आशीर्वाद पर हंसी आ रही थी। उसे मौत के मुंह में धकेलकर वो एक खुशहाल जिंदगी जीने का आशीर्वाद दे रहे थे। वो रानी थी, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं था। जल्द ही उसे विदा करने की तैयारी की जाने लगी। उसके भाई बहन उसे देखकर बातें कर रहे थे। चलो शर्त लगाते हैं, ये कितने दिन तक जिंदा रह पाएगी? सारा की सबसे बड़ी बहन ने कहा। कितने दिन? मुझे तो नहीं लगता कि ये महल भी पहुंच पाएगी। उससे पहले ही रास्ते में कोई ना कोई इसे मार देगा। देखना, ये अपने पति तक को नहीं देख पाएगी। दूसरी बहन तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो इसकी किस्मत पर अफसोस हो रहा है। जो भी हो, हमारी सौतेली बहन खूबसूरत है और उसे एक बदसूरत खून पीने वाला प्राणी कुछ ही देर में खा जाएगा। उसका भाई बोला, चलो जो भी हो, एक रात के लिए ये काफी है। उसके दूसरे भाई ने कहा। सारा जब वहाँ से जा रही थी तब उनकी बातें उसके कानों में पड़ रही थीं। क्या भाई बहन ऐसे होते हैं? वे तो उसके मरने पर शर्त लगा रहे थे। सारा उन्हें चिल्लाकर कहना चाहती थी, वो कोई रेस का घोड़ा नहीं है जो वो उस पर दाव लगा रहे थे। जल्द ही सारा रथ के पास आ गई थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परी कथा में आ गई हो। इतनी खूबसूरत चीज तो वहीं पर होती थी। सिर्फ एक शादी और एक रात के तमाशे के लिए इतना खूबसूरत रथ भेजा गया था, जिसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उन सब की आंखों में सारा के लिए दया का भाव था। ऐसा लग रहा था कि अब वे वापस उसे कभी नहीं देख पाएंगे और अगले 2-3 दिनों में उसके मरने की खबर भी आ जाएगी। बड़े भारी मन से सारा रथ के अंदर जाकर बैठ गई थी। जैसे ही वो रथ उसके साम्राज्य की सीमा के पार जा रहा था, सारा का दिल बैठा जा रहा था। एक लंबी यात्रा करने के बाद वो तमोवर की सीमा में पहुंच चुकी थी। वो इलाका ठंडा था और चारों तरफ पेड़ पौधे बर्फ से ढके हुए थे। ठंड के मारे सारा खुद में ही सिमटने लगी थी। जल्द ही वो एक सफेद महल के आगे खड़े थे। एक शानदार महल, जिसके बारे में सारा ने परियों की किताबों में देखा था। जैसे ही उनका कारवां महल के पास आया, बैंड बाजे बजने शुरू हो गए। सारा को ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी मौत का मातम मना रहे हों। उसके स्वागत में कुछ दास दासियां आगे आए और वो उसके रथ से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। उनकी तरफ देखकर सारा ने मन ही मन कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अगर मैं बाहर गई तो वे मुझे मार देंगे। मरना तो उसे वैसे भी था, लेकिन सारा आखिरी सांस तक मुकाबला करना चाहती थी और उसने यही सोचा था कि वो रथ से बाहर नहीं निकलेगी। कमेंट आफ्टर रीडिंग, प्लीज फॉलो मी फॉर फ्यूचर अपडेट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। साथ ही डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आखिरकार सारा की शादी आरंभ के साथ हो ही गई थी, चाहे उसमें उसकी मर्जी हो या नहीं। हर कोई उसे ऐसे विदा कर रहा था जैसे वो कोई बलि का बकरा हो। शादी के बाद सारा तमोवर पहुंच चुकी थी। महल में उसका भव्य स्वागत किया जा रहा था और हर किसी को उसके रथ से बाहर निकलने का इंतजार था। उन सब से अलग सारा को ये लगता था कि अगर वो रथ से बाहर निकली तो उसे मार दिया जाएगा। सारा ने बाहर निकलने के बजाय अंदर ही रहने का फैसला किया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। उन सबको सारा के बाहर निकलने का इंतजार था। सारा ने मन ही मन कहा, अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो भी ये मुझे पकड़ लेंगे। महाराज ने काफी अच्छी चाल चली है। रथ को रास्ते में कहीं भी नहीं रोका गया ताकि मैं अपनी जान बचाकर भाग ना सकूं और मुझे अंदर जाना ही पड़े। सारा उनके अगले कदम का इंतजार कर रही थी। उसने रथ की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। नौकरानियां और नौकर बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहे थे, बस उनकी आंखों में एक लाल चमक थी। दिखने में तो बिल्कुल हमारी तरह लगते हैं, लेकिन ये खाना खाकर गुजारा नहीं कर सकते क्या? क्या जरूरत है इंसानों का खून पीने की? सारा ने मन ही मन कहा। काफी देर के बाद भी सारा बाहर नहीं निकली तो एक नौकरानी आगे आई और उसने दरवाजा खटखटा कर कहा, राजकुमारी, बाहर आइए, हम सब आपके स्वागत में तैयार खड़े हैं। सारा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो महल के अंदर की तरफ झांक कर देखने लगी। पूरा रास्ता फूलों से सजाया हुआ था। अगर सच में उसका पति एक नॉर्मल इंसान होता तो उसके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। उन सब के चेहरों पर भले ही खुशी ना दिखाई दे रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी महारानी के स्वागत में बहुत अच्छी तैयारी की थी। मरना तो मुझे वैसे भी है, तो क्यों ना मैं उन लोगों से बदला लेकर जाऊं जिन्होंने मुझे यहाँ मौत के मुंह में डाल दिया है। पृथ्वीनेक के लोग मुझे मौत के मुंह में डालकर खुशियां मना रहे हैं। देखना, बर्बाद हो जाएंगे वे लोग। सारा ने गुस्से में बड़बड़ाकर धीरे से कहा। अभी भी वो खुद में लगी हुई थी, तभी नौकरानी ने फिर से तेज आवाज में कहा, क्या हुआ राजकुमारी, आप बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? जब नौकरानी ने सारा के चेहरे पर खिड़की के अंदर से मुस्कुराहट देखी तो वो चिढ़ गई थी। वो उन्हें एटीट्यूड दिखा रही थी, तो क्या वो खुद को उनकी सच में रानी समझने लगी थी, जबकि उसकी जिंदगी सिर्फ एक रात की ही थी। इस बार नौकरानी ने सख्त लहजे में कहा, बाहर आइए राजकुमारी सारा, हमारे किंग आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं है। उसके गुस्से में बात करने पर सारा ने भी उसे बेपरवाही से देखा और तेज आवाज में कहा, तो मैं क्या करूं? उसे गुस्सा आने लगा था कि यहाँ के काम करने वाले भी उसके साथ अदब से बात नहीं कर रहे थे। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, कम से कम वो इज्जत से बात करना तो डिजर्व करती थी। सारा का जवाब सुनकर उन सब ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। नौकरानी ने इस बार जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आप बाहर आइए ताकि आप उनसे मिल सकें। फिर वो धीरे से मन ही मन बड़बड़ा कर बोली,
उनसे मिलो तो सही, फिर उन्हें तुम्हारी इस बदतमीजी का पता चले और एक झटके में वो तुम्हारी जान ले लें। मुझे नहीं आना है, सारा ने इस जिद के साथ जवाब दिया। वो अपने हाथों की अंगूठी के साथ खेल रही थी। क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती हैं? उसने पूछा। बाकी सब लोग आपस में फुसफुसाकर बात करने लगे थे कि ये लड़की सच में पागल हो गई है। एक इंसान का एक वैम्पायर के साथ शादी करना थोड़ा अजीब था, लेकिन इस लड़की ने जल्दी ही अपने मानसिक संतुलन तक को खो दिया था। कोई कमी नहीं रही है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ महल के अंदर नहीं जाना है, सारा ने जवाब दिया। वो नौकरानी आगे कुछ कहती, तभी एक दूसरी नौकरानी आगे चलकर आई। उसका नाम काया था। काया को सारा के लिए ही रखा गया था। और आप हमारे साथ क्यों नहीं चलना चाहती हैं राजकुमारी? काया ने आगे जाकर हैरानी जताते हुए पूछा। क्योंकि मेरी शादी तुम लोगों से नहीं हुई है, तो मैं तुम लोगों के साथ क्यों जाऊं? सारा ने पूरी हिम्मत करके जवाब दिया। उसकी बात को समझते हुए काया धीरे से मुस्कुराई और उसे ऐसे समझाने लगी जैसे वो कोई बच्ची हो। वो थोड़ा प्यार से बोली, तो आप किंग से मिलना चाहती हैं, लेकिन हम आपको इसीलिए तो लेने आए हैं। आप बाहर आएगी तभी तो हम आपको किंग के पास लेकर चलेंगे। अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे खुद लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक तुम्हारे किंग मुझे खुद लेने के लिए नहीं आएंगे, सारा ने जिद पर अड़ते हुए जवाब दिया और खिड़की पर पर्दे लगा लिए थे। वो जानती थी कि उसकी इस हरकत के लिए वे सब उसे मूर्ख समझ रहे थे या उन्हें लग रहा था कि वो पागल हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सारा की तलवार के साथ शादी होने पर सब लोग उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ अपना मजाक नहीं बनने दे सकती थी। मरना तो उसे वैसे भी था, लेकिन अंदर तो वो राजा के साथ ही जाने वाली थी। क्या ये लड़की पागल है? क्या अपने होने वाले पति के बारे में नहीं जानती है? वो एक सन की बादशाह है, रात का राजा और हमारे क्लैन का सबसे पावरफुल वैम्पायर। वो इसे लेने के लिए क्यों आएंगे? एक सैनिक ने गुस्से में बड़बड़ाकर कहा। उसने गहरी सांस ली। अगर सारा अगली कुछ देर में आरंभ के पास नहीं गई तो आरंभ उन सबको मार देता। बस मैं अब ये और नहीं होने दे सकता हूँ। ये खुद तो मरना चाहती है, लेकिन साथ में हमें भी घसीट रही है। अगर ये बाहर नहीं आएगी तो मैं इसे खींचते हुए किंग के पास लेकर जाऊंगा। एक सैनिक ने गुस्से में भड़कते हुए बाकी सैनिकों से कहा। सारा तो वैसे भी मरने वाली थी, फिर वो बेवजह उन्हें क्यों मौत के मुंह में घसीट रही थी? हर कोई उसकी बात से सहमत था। वो सैनिक गुस्से में सारा के रथ की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक खिड़की के पर्दे खुले। उन सबको लगा कि सारा को अकल आ गई है और वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन तभी सारा बोली, और हाँ, उन्हें बोल देना कि मुझसे मिलने आए तो मेरे कपड़ों से मैच करते हुए कपड़े पहनकर आएं। वे सब लाचारी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। वो लड़की सच में पागल हो गई थी जो अपने साथ साथ उन्हें भी मारने का प्लान बना बैठी थी। काया आगे आई और उसे समझाते हुए बोली, राजकुमारी, बच्चों की तरह जिद मत कीजिए। अगर किंग को आपकी इस हरकत पर पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे और गुस्से में वो सबको मार भी सकते हैं। काया ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सारा तो सुनने के लिए जैसे तैयार ही नहीं थी। ठीक है, मेरी डिमांड अभी खत्म नहीं हुई है, पूरा सुन तो लो, सारा बोली तो उन सब का दिल डर के धक धक करने लगा था। वे यही सोच रहे थे कि ना जाने ये बेवकूफ लड़की आगे क्या डिमांड करने वाली थी। हालांकि सिर्फ वो ही नहीं डरे हुए थे, सारा को भी बहुत डर लग रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। इतनी ठंड में भी उसके चेहरे पर भी पसीने की बूंदें आई थीं। वो थोड़ा कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगर वो अब हार मान लेती तो खुद को कभी नहीं बचा पाती, जबकि उसे ट्रेनिंग के दौरान यही सिखाया गया था कि वैम्पायर को आज्ञाकारी लड़कियां पसंद हैं, पर यहाँ तो सारा सब कुछ उल्टा ही कर रही थी। जब वे आएं तो उन्हें कहना कि साथ में एक अंगूठी लेकर आएं और मुझे पहनाकर ये वादा करें कि वे मेरी रक्षा करेंगे, मुझे हमेशा प्यार करेंगे और किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। सारा ने अपने डर को काबू करके अपने दिल की बात उन सब के सामने रख दी। सारा की आखिरी डिमांड तो उन सबको और भी हैरान कर रही थी। सब जानते थे कि वैम्पायर को औरतों और खून से कितना प्यार होता था। वे कभी एक औरत के साथ नहीं रह पाते थे। ऊपर से उनके किंग के लिए तो कोई भी रूल नहीं थे। वे कभी नहीं मर सकते थे। फिर एक औरत के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकते थे, खासकर जब वो इंसान हो। उनके किंग को तो एक साथ कई सारी पत्नियां तक रखने की इजाजत थी। सभी लोग सारा के इस डिमांड को सुनकर हैरान परेशान खड़े थे। ना तो वो बाहर आ रही थी, ऊपर से वो जो कुछ भी मांग कर रही थी, उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी
कि वो जाकर आरंभ को इस बारे में बता सके। क्या सारा की बेवकूफ़ी उसे मौत के मुंह धकेल देगी या आरंभ देगा उसकी इस गुस्ताखी की सजा? कैसी रहेगी आरंभ और सारा की पहली मुलाकात? लेट्स सी इन अनदर चैप्टर। प्लीज फॉलो माय अकाउंट एंड रिव्यू आफ्टर रीडिंग। आई एम न्यू हियर, सो सपोर्ट मी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। साथ ही डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारा की शादी तमोवर के राजा आरंभ के साथ हो चुकी थी। हालांकि शादी के लिए आरंभ खुद आने के बजाय उसने अपनी तलवार भेजी थी। अब सारा एक रथ के अंदर आरंभ के महल के आगे खड़ी हुई थी। वहां काम करने वाले दास दासियां और सैनिक सारा को अंदर जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन सारा जिद पर अड़ी थी। वो यही चाहती थी कि आरंभ उसे खुद लेने के लिए आए। सारा की डिमांड्स बढ़ती ही जा रही थीं। पहले उसने आरंभ को मैचिंग के कपड़े पहनकर आने को कहा, तो बाद में वो जिद करने लगी कि आरंभ उसके लिए अंगूठी लेकर आए और साथ ही उसे वादा करे कि वो हमेशा उसके प्रति वफादार रहेगा। सारा की डिमांड सुनकर वे सब लाचारी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर आरंभ को खुलकर सब कुछ बता सके। उनके कोई भी जवाब ना देने पर सारा तिरस्कार भरे स्वर में बोली, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे किंग तुम्हें काम करने के पैसे देते भी हैं या नहीं, जो मेरे इतने कहने के बावजूद तुम सब यहाँ पर खड़े हुए हो। सारा की बात सुनकर उन सबको होश आया था। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे, जिससे साफ था कि उन्हें आरंभ का कितना डर था। नौकरानियों उसके आगे लाचार हो चुकी थीं। फिर उन्होंने सैनिकों की तरफ देखा। उनमें से मुख्य सैनिक ही अब कुछ कह सकता था। जब सारा को गवर्नेंस ने ट्रेनिंग दी थी, तब उसने बताया था कि वहाँ हर एक वैम्पायर की रैंक के हिसाब से उनकी यूनिफॉर्म होती थी। मुख्य सैनिक की गहरी नीली यूनिफॉर्म के ऊपर कई मेडल लगे हुए थे। अब सबको उसी से उम्मीद थी। वो गुस्से में पैर पटकते हुए आगे आया और बोला, तुमने हमारी किंग के साथ शादी जरूर की है, लेकिन मत भूलो कि तुम एक इंसान हो। तुम्हारा ओहदा कितना भी बड़ा हो, लेकिन यहाँ काम करने वाली नौकरानी तक तुमसे ज्यादा खास है। तुम पागल हो गई हो, लेकिन हम नहीं। हम तुम्हारी मूर्खतापूर्ण मांग को किंग के आगे नहीं रखेंगे। उसे लगा कि उसके इतना कहने पर सारा डर जाएगी, लेकिन सारा ने हिम्मत के साथ तेज आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारे किंग ने एक नौकरानी से तो शादी नहीं की है ना? मुझसे शादी की है, क्योंकि मैं खास हूँ। तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है और ना ही तुम्हें डिसिप्लिन में रहना आता है। एक बार मुझे तुम्हारे किंग से मिलने दो। मैं अच्छे से उन्हें समझाऊंगी कि अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। अब मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम अंदर जा रहे हो या नहीं। सारा अभी भी बिल्कुल बेबाक थी। वो वैम्पायर बस दांत पीसता रह गया। सारा जैसी मामूली लड़की ने इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की थी, जबकि वो उनके एक वक्त के खाने के अलावा और कुछ नहीं थी। सैनिक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो मन ही मन बोला, अगर तुम शर्मनाक और जल्दी मौत चाहती हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें बदतर मौत मिले। उसकी आंखों में गुस्से की लाल चमक चमक रही थी और वो सारा से बोला, ठीक है, मैं अंदर जाकर उन्हें सब बताता हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो अंदर जाने के लिए मुड़ा, उसे अपने सामने आरंभ का मुख्य सहायक रक्षित दिखाई दिया। रक्षित को देखते ही उसने अपना सिर तुरंत झुका लिया था। सर, आपको आने की क्या जरूरत थी? हम बस अभी आ ही रहे थे, सैनिक ने सर झुकाकर कहा, लेकिन रक्षित ने तो एक नजर उसकी तरफ देखा तक नहीं। रक्षित की आंखों में हल्के गुस्से के भाव थे। उसकी उपस्थिति उन सब के अंदर एक डर पैदा कर रही थी और सब नजरें झुकाकर खड़े हो गए थे। सारा ने भी एक नजर उसकी तरफ देखा तो वो हल्का सा कांप गई थी। रक्षित ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम लोग अभी राजकुमारी को लेकर अंदर क्यों नहीं आए हो? उन्हें डांटते हुए रक्षित अपने कदम रथ की तरफ बढ़ाते हुए सारा से बोला, क्या आपको किसी तरह की परेशानी है राजकुमारी? उसकी आवाज गहरी थी, उसमें एक ठहराव था। हाँ, मुझे परेशानी है। मैं कब से इन लोगों को कुछ कहे जा रही हूँ, लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है। सारा ने खुद को मजबूत करके जवाब दिया, मानो उसे रक्षित की मौजूदगी से कोई असर ही न पड़ रहा हो। सारा की बात सुनकर रक्षित ने उन सब की तरफ गुस्से में देखा और तेज आवाज में कहा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? अगर राजकुमारी कुछ चाहती है तो वो उन्हें दिया क्यों नहीं गया? तुम लोग जानते हो ना कि वो यहाँ की नई रानी है। सारा ने रक्षित के शब्दों पर गौर किया। उसके चेहरे पर हल्के हैरानी के भाव उभर रहे थे।
उसने तुरंत पूछा, नई रानी से आपका क्या मतलब है? क्या पहले भी कोई और रानी है यहाँ पर? एक पल के लिए उसका दिल कांप गया था। ऐसे भी वो घबराई हुई थी, ऊपर से किसी और रानी के होने का सुनकर सारा और घबरा गई थी। उसका सवाल सुनकर रक्षित के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। सारा ने वापस पूछा, मुझे यही कहा गया था कि उनकी कोई रानी नहीं है। क्या मैं उनकी इकलौती रानी नहीं हूँ? बेशक आप है राजकुमारी, क्योंकि पहली 3 पत्नियां मर चुकी हैं। रक्षित ने जवाब दिया। सारा आगे कुछ नहीं बोली। हाँ, उसकी आंखें जरूर डर से बड़ी हो गई थीं। रक्षित फिर काया की तरफ पलटा और बोला, मुझे बताओ, हमारी नई रानी क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि किंग यहाँ खुद उन्हें लेने के लिए आए। उनके कपड़े भी रानी के कपड़ों से मैच करते हुए होने चाहिए। वो एक रिंग की भी डिमांड कर रही है और साथ ही कुछ वादों की भी। काया ने नजरें झुकाकर दक्षित को सब कुछ बता दिया था। रक्षित के चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल थी। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं महाराज से बात करने जा रहा हूँ और उन्हें खुद बताता हूँ कि हमारी नई रानी की क्या डिमांड है। उसके बाद रक्षित ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके कदम सीधे महल के अंदर बढ़ रहे थे। वहीं बाहर मौजूद लोग आपस में फुसफुसा कर बातें करने लगे। बहुत घमंड दिखा रही थी ना ये, अब अकल आएगी इसे। इसे लगता है कि हमारे महाराज इसकी तरह मामूली इंसान है जो इस जैसी लड़की का स्वागत करने के लिए खुद आएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसे जेल में डाला जाएगा या महाराज आकर सीधा इसका गला घोंटेंगे। मुझे लगता है वो पहले अपनी प्यास बुझाना चाहेंगे। शाही खून काफी स्वादिष्ट होता है, वो इसे इस तरह से जाया नहीं करना चाहेंगे। मुझे तो हैरानी हो रही है कि सर रक्षित इसको देखने के लिए यहाँ पर आए थे। क्या फर्क पड़ता है ये अंदर जाती है या नहीं? खैर, बातें बनाना छोड़ो, यही सही मौका है। शर्त लगाते हैं और कुछ पैसे बनाते हैं। क्या कहते हो, इसकी मौत आसान होगी या मुश्किल, या कितने घंटे ये जिंदा रह पाएगी? उन सब के बातें करने की आवाज सारा के कानों में पड़ रही थी। वो लोग कितने बुरे थे जो उसकी मौत पर शर्तें लगा रहे थे। थोड़ी देर पहले शादी के वक्त सारा के भाई बहन भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे। ये सब देखकर सारा का दिल कड़वाहट से भर आया था। वहीं दूसरी तरफ अंदर एक अंधेरे कमरे में आरंभ एक बड़े से सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। उसके आसपास कुछ लोग थे। एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था जिसकी नजरें झुकी हुई थीं। महाराज, आपको खुद शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप चाहते तो अपने किसी आदमी से उस लड़की की शादी करवा सकते थे, लेकिन हमें खुशी है कि आपने व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़कर उस लड़की से शादी की। बूढ़ा आदमी बोला। उसकी आवाज सुनकर पास में ही एक छोटे सिंहासन पर एक औरत बैठी हुई थी जो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। उसने काले और लाल रंग का पारंपरिक इवनिंग गाउन पहना हुआ था और हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था जिसके अंदर खून मिलाया हुआ था। आरंभ ने उसकी बात का कोई खास जवाब नहीं दिया। वो उसे बोरियत भरी नजरों से देख रहा था। आपने शाही लड़की से शादी की है तो अब आपको काउंसिल का हिस्सा बनने की इजाजत मिल जाएगी। बूढ़ा आदमी आगे बोला। आरंभ उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। रक्षित अंदर आ रहा था, लेकिन उसे अकेले अंदर देखकर वो सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। रक्षित कभी अपने काम को अधूरा छोड़कर नहीं आया था। सर, आपको आने की क्या जरूरत थी? हम बस अभी आ ही रहे थे, सैनिक ने सर झुकाकर कहा। लेकिन रक्षित ने तो एक नजर उसकी तरफ देखा तक नहीं। रक्षित की आंखों में हल्के गुस्से के भाव थे। उसकी उपस्थिति उन सब के अंदर एक डर पैदा कर रही थी और सब नजरें झुकाकर खड़े हो गए थे। सारा ने भी एक नजर उसकी तरफ देखा तो वो हल्का सा कांप गई थी। रक्षित ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम लोग अभी राजकुमारी को लेकर अंदर क्यों नहीं आए हो? उन्हें डांटते हुए रक्षित अपने कदम रथ की तरफ बढ़ाते हुए सारा से बोला, क्या आपको किसी तरह की परेशानी है राजकुमारी? उसकी आवाज गहरी थी, उसमें एक ठहराव था। हाँ, मुझे परेशानी है। मैं कब से इन लोगों को कुछ कहे जा रही हूँ, लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है। सारा ने खुद को मजबूत करके जवाब दिया, मानो उसे रक्षित की मौजूदगी से कोई असर ही न पड़ रहा हो। सारा की बात सुनकर रक्षित ने उन सब की तरफ गुस्से में देखा और तेज आवाज में कहा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? अगर राजकुमारी कुछ चाहती है तो वो उन्हें दिया क्यों नहीं गया? तुम लोग जानते हो ना कि वो यहाँ की नई रानी है। सारा ने रक्षित के शब्दों पर गौर किया। उसके चेहरे पर हल्के हैरानी के भाव उभर रहे थे। उसने तुरंत पूछा, नई रानी से आपका क्या मतलब है? क्या पहले भी कोई और रानी है यहाँ पर? एक पल के लिए उसका दिल कांप गया था। ऐसे भी वो घबराई हुई थी,
ऊपर से किसी और रानी के होने का सुनकर सारा और घबरा गई थी। उसका सवार सुनकर रक्षित के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। सारा ने वापस पूछा, मुझे यही कहा गया था कि उनकी कोई रानी नहीं है। क्या मैं उनकी इकलौती रानी नहीं हूँ? बेशक आप है राजकुमारी, क्योंकि पहली 3 पत्नियां मर चुकी हैं। रक्षित ने जवाब दिया। सारा आगे कुछ नहीं बोली। हाँ, उसकी आंखें जरूर डर से बड़ी हो गई थीं। रक्षित फिर काया की तरफ पलटा और बोला, मुझे बताओ, हमारी नई रानी क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि किंग यहाँ खुद उन्हें लेने के लिए आए। उनके कपड़े भी रानी के कपड़ों से मैच करते हुए होने चाहिए। वो एक रिंग की भी डिमांड कर रही है और साथ ही कुछ वादों की भी। काया ने नजरें झुकाकर दक्षित को सब कुछ बता दिया था। रक्षित के चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल थी। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं महाराज से बात करने जा रहा हूँ और उन्हें खुद बताता हूँ कि हमारी नई रानी की क्या डिमांड है। उसके बाद रक्षित ने आगे कुछ नहीं कहा। उसके कदम सीधे महल के अंदर बढ़ रहे थे। वहीं बाहर मौजूद लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। बहुत घमंड दिखा रही थी ना ये, अब अकल आएगी इसे लगता है कि हमारे महाराज इस जैसी मामूली इंसान है जो इस जैसी लड़की का स्वागत करने के लिए खुद आएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसे जेल में डाला जाएगा या महाराज आकर सीधा इसका गला घोंटेंगे। रक्षित ने एक नजर आरंभ की तरफ देखा और फिर सीधा उसके पास जाकर उसके कान में बिल्कुल धीमी आवाज में कुछ बोला। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि आसपास मौजूद लोगों के पास शक्तियां होने के बावजूद वो उसकी बात नहीं सुन पाई थे। वहीं रक्षित ने जो भी बताया उसे सुनने के बाद आरंभ के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी और उसकी बोरियत भरी आंखों में एक चमक आ गई थी। तो रक्षित ने आरंभ को सब बता दिया है। देखते हैं आरंभ क्या करता है। चलिए आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिए। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।